चलो अब स्टार्ट करेंगे क्या, हाइड्रोक्साइड। देखिए एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे रहते हैं। एल्कली अर्थ मेटल के तो एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड थे MOH टाइप के। आइए बनाते हैं एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे। तो एल्कली अर्थ मेटल पे चार्ज कितना, +2। हाइड्रोक्साइड पे चार्ज -1। वैलेंसी ट्रांसफर करिए, इसको 1 दीजिए और इसको वैलेंसी कितनी दीजिए, 2। तो देखिए यहां से बैलेंस इसको 2 ट्रांसफर करेंगे, इसको 1 ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, MOH का होल ट्वाइस। तो एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड किस टाइप के होंगे, तो एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे MOH का होल ट्वाइस टाइप के। मेटल की वैल्यू पुट करो, बेरिलियम लिया तो क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। कैल्शियम लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रोंशियम लिया तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, SrOH का होल ट्वाइस। और बेरियम लिया तो बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। अब आगे सुनते हैं, बात करते हैं। ये जो होता है कौन, दैट इज द बेरिलियम। ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। अब एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब समझ गए होंगे, ये डुअल बिहेवियर शो करता है। अगर एसिड होगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और गलती से तुमने कोई और बेस लेके आ गए तो फिर ये किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, एसिड की तरह। तो ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है इसका डुअल बिहेवियर है, दोनों की तरह बिहेव करता है। एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। बाकी इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के जितने भी हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड पहली बात क्या होते, बेसिक इन नेचर। क्योंकि एल्कली अर्थ मेटल है और एल्कली अर्थ मेटल जनरली कैसे रहते हैं, बेसिक इन नेचर। और कंपाउंड भी कैसे हैं, एल्कली बेसिक है, तभी तो नाम पड़ा बेसिक ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। अच्छा पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात, अब जैसे बेटा क्या हुआ, मैंने आपको रूल लिखाया था कि किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराइए। जब किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। तो जैसे मैग्नीशिया MgO था और मैग्नीशिया में पानी मिला दोगे तो मैग्नीशिया का क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। जो सोल्यूशन बनता है वो व्हाइट कलर का, मतलब रहता है कलरलेस सोल्यूशन मिलता है, और उस कलरलेस सोल्यूशन को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं उसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड, यूज्ड एज ए एंटा एसिड। एंटा एसिड समझते होगे, जो एसिडिटी को किल करने के लिए जब आप क्या करते हैं कि हाईली प्रोटीनिशियस फूड खा लेते हैं, जैसे मटन, चिकन या फिर पनीर वगैरह, तो क्या होता है कि जो स्टमक होता है उससे बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए गैस्ट्रिक जूस रिक्वायर्ड होता है। तो हाई अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस में जो कंपोनेंट होता है वो मेनली HCl रहता है, और हाई कंसंट्रेशन का HCl रहता है। वैसे भी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी pH वेरी लो होती है और वो हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब आप हाईली प्रोटीनिशियस या फिर हाई अमाउंट में फूड खा लेते हैं तो आपको क्या होता है, एसिडिटी
हो जाती है और फिर उस एसिडिटी को किल करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस यूज करते हैं। आप लिक्विड मेडिसिन लेते हैं, इनो पाउडर यूज करते हैं। ये जो लिक्विड मेडिसिन है, इनो पाउडर है, इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं एंटासिड। तो मिल्कॉप है, मैग्नीशिया, इनको यूज करते हैं किसकी तरह, एज ए एंटासिड। आगे बात करें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फोटेरिक इन नेचर हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम वाटर मिला दिया, एक आपको कलरलेस है सोल्यूशन मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला क्या नाम देते हैं, कैल्सिया, उसको लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिया और लाइम। अब लाइम या कैल्सिया बोलते हैं उसको। अब लाइम और कैल्सिया में पानी मिला दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे कि इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा तो उसको हम लोग नाम दे सकते हैं, बोल सकते हैं मिल्क ऑफ लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं और लाइम में आपने पानी मिला दिया तो बन गया यहाँ पे भी एक कलरलेस सोल्यूशन, और इस कलरलेस सोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं व्हाइट कलर का मिल्क ऑफ लाइम, या इसी का ही दूसरा नाम होता है स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम भी नाम देते हैं। इसका क्या यूज है आगे चल के पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मिल्क ऑफ लाइम और स्लैग्ड लाइम। आप कुछ कॉमन बात है आपको याद हो, मैंने एल्कली मेटल से पढ़ाया था कि बेटा एल्कली मेटल्स बताया था कि हाइड्रोक्साइड की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाएंगी मेटेलिक कैरेक्टर से। किससे डिफाइन की जाएंगी, मेटेलिक कैरेक्टर से या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से। तो हाइड्रोक्साइड की जितनी प्रॉपर्टी है वो किससे डिफाइन करेंगे हम लोग, मेटेलिक कैरेक्टर से, या फिर हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से। अब देखो बेटा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पहला पॉइंट। नंबर 1, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीजेस। समझिएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात करते हैं नंबर 2। अब बेटा बेसिक कैरेक्टर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी थर्मल स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल स्टेबिलिटी। अब डाउन द ग्रुप जा रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी। और बेसिक कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी कौन, वाटर सॉल्युबिलिटी। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हाइड्रोक्साइड में नीचे की तरफ जाइए, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा और वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया था कि ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। अगर ये एम्फोटेरिक इन नेचर है तो इट बिहेव लाइक बोथ एसिड एज वेल एज ए बेस। अब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। अब मैंने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसकी रिएक्शंस करा दी HCl से करा दी। अब ये HCl एसिड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस प्लस एसिड मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड दैट इज BeCl2 और साथ में बनेगा H2O। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब बेटा ये तो एसिड से रिएक्शंस हो गई, ये बेस से भी रिएक्ट करेगा। चलो तो हमने क्या किया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, बेस के साथ। अब लाइक हमने बेस ले लिया NaOH, बेस हमने कौन ले लिया, NaOH बेस ले लिया। अब रूल लिखाया था बेटा, कंपाउंड्स ऑफ एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ एम्फोटेरिक एलिमेंट्स या एम्फोटेरिक एलिमेंट्स की रिएक्शन। अब देखिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक एलिमेंट का कंपाउंड है, क्लियर है कि नहीं।
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक एलिमेंट्स का हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए ये रिएक्ट करेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से। कैसे? तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। तो रूल लिखाया था कि एम्फोटेरिक एलिमेंट या एम्फोटेरिक एलिमेंट की कंपाउंड की रिएक्शंस कराइए लाइक बेस NaOH के साथ। तो क्या बताया था, क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों। क्या प्रोडक्ट बताया था? इसमें प्रोडक्ट बनेगा एलिमेंटेट प्लस वाटर। क्लियर? तो एलिमेंटेड प्लस एलिमेंटाइड बनेगा और क्या बनेगा? वाटर। तो एलिमेंटेड बना लेते हैं। तो कैसे बनाते थे? बताया था कि जिस मेटल की रिएक्शंस करा रहे हैं, जिस मेटल की रिएक्शंस आप करा रहे हैं उसका क्या लीजिए, हाई उसका बनाइए ऑक्साइड, और जिस बेस के साथ करा रहे हैं उसका ऑक्साइड बनाइए, दोनों को मिलके लिखा दीजिए। तो देखिए बन गया Na2BeO2। और यहाँ पे बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्योंकि अल्कली अर्थ मेटल है और अल्कली अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंटेड किस टाइप के बनते थे? तो M2 क्या बोला था? Na2MO2 टाइप के। तो देखो बन गया सोडियम बेरिलेट इसका नाम होगा और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। किसी को कोई प्रॉब्लम हाइड्रोक्साइड में? किसी को कोई प्रॉब्लम हाइड्रोक्साइड से? चलो नोट करो जल्दी से, हाइड्रोक्साइड कंप्लीट करो। बनाइए हाइड्रोक्साइड पूरे के पूरे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बनाइए हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बाद कौन है? क्यों? हेलाइड है सर। हेलाइड है ना, ठीक है ना। चलो बनाओ इतना। नोट हो जाए तो बताइएगा। नहीं बेटा, बार बार ऐसा नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा नोट करना बेटा, स्टार्ट करो अपने आप से। नहीं नहीं नहीं, बाकी लोगों का क्लियर है। और दूसरी बात, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है फोटो खींचने के लिए फिलहाल। तो अभी एक मोबाइल से क्लास चल रही है, एक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा फिलहाल। तो नोट करो जल्दी से। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? बाकी लोग बोले वीडियो क्लियर नहीं है क्या? हाँ सर, वो बीच बीच में ब्लर हो जाता। ठीक है ना, काम चला लो। बीच बीच में रिकॉर्डिंग जब आएगी तो एक बार उससे देख लीजिएगा फिर। हो गया कंप्लीट?
बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हैलाइड। क्लियर है कि नहीं? आओ हैलाइड से मिलते हैं। पहले तो देखे एल्कली अर्थ मेटल के हैलाइड बनते किस टाइप के हैं, फॉर्मेशन उनका होता कैसे है। आ जाओ देखें जरा, समझने का ट्राई करें। ये मेटल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, और हैलाइड कौन है? X माइनस, बैलेंस इंटरचेंज करो, इसको 2 दीजिए, इसको 1 दीजिए, तो इनके हैलाइड किस टाइप के बने? MX2 टाइप की। पहला पॉइंट। आ जाओ, बेरिलियम का क्या बनेगा? BX2। मैग्नीशियम का क्या बनेगा? MgX2। कैल्शियम का क्या बनेगा? CaX2 टाइप। स्ट्रोंशियम का क्या बनेगा? SrX2 टाइप। और बेरियम का क्या बनेगा? BaX2 टाइप। अब याद हो लिखाया था कि जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कली अर्थ मेटल की, उसमें कौन सा था? ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम, हाइड्राइड ऑफ मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। फिर इसके बाद था हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैलाइड में मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम आयोडाइड। ये कौन से थे? कोवैलेंट। आओ तो देखे जरा, तो ये जो बेरिलियम का हैलाइड है ये बेटा कैसा होगा? टोटल कोवैलेंट। अब आगे बढ़ो, मैग्नीशियम का हैलाइड तो क्या बनेगा? पहला MgF2, फिर क्या बनेगा? MgCl2, ठीक है, फिर क्या बनेगा? Mg के बाद Mg क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और लास्ट में क्या बनेगा? मैग्नीशियम आयोडाइड। ये बनके तैयार हो गए कौन? मैग्नीशियम के हैलाइड। अब देखो जरा, अब बात करते हैं ये मैग्नीशियम बेरिलियम का, तो कोई भी हो, चाहे फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, ये हमेशा कैसे होंगे? कोवैलेंट इन नेचर। कैसे रहेंगे? कोवैलेंट इन नेचर। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों कैसे हैं? आयनिक। ये दोनों मेनली कैसे हैं? आयनिक। और बाकी बात करते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक हो गए। अब बच्चे हमारे पास ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो ये जो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होते हैं ये कैसे होते हैं? कोवैलेंट। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड क्लोराइड कैसे हो गए? आयनिक। और ब्रोमाइड से लेके आयोडाइड कैसे हो गए? कोवैलेंट। तो जितने भी बेरिलियम के हैलाइड हैं वो कोवैलेंट। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम फ्लोराइड क्लोराइड आयनिक, ब्रोमाइड आयोडाइड कोवैलेंट। उसके बाद कैल्शियम हैलाइड से लेके बेरियम हैलाइड तक कोई भी हो, चाहे फ्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, चाहे क्लोराइड हो, ये सभी के सभी कैसे होंगे? आयनिक इन नेचर। पॉइंट नंबर 1 कि MX2 टाइप के होते हैं। और MX2 टाइप में कौन कैसा होता है? तो बेरिलियम के हैलाइड कोवैलेंट, मैग्नीशियम के 2 आयनिक, फ्लोराइड एंड क्लोराइड, और ब्रोमाइड आयोडाइड कोवैलेंट। बाकी 3 कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के कैसे होंगे? आयनिक इन नेचर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? चल अब आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना MgCl2, तो इसका मोल्टन फॉर्म या फिर एनहाइड्रस फॉर्म, तो सुनिए ध्यान से, कहते हैं मोल्टन बता ही चुका हूं, मतलब अपने ही सॉल्यूशन का आयंस, मतलब अपने ही आयंस का सॉल्यूशन। तो कहते हैं मोल्टन और फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ, या मोल्टन और फ्यूज्ड, ऐसे फॉर्म नहीं लिखेंगे, मोल्टन और फ्यूज्ड MgCl2 यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। जैसे मान लो मैग्नीशियम एलिमेंट का आपको एक्सट्रैक्शन करना है, तो इसको एक्सट्रैक्शन कहां से करते हैं, तो इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं कौन, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मोल्टन फॉर्म होता है, तो मोल्टन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, दूसरा पॉइंट सुनेंगे। ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है ना, यहां बनेगा कैल्शियम हैलाइड में कौन कौन बनेगा, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। तो बात करते हैं ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है दैट इज CaF2। अच्छा, ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है दैट इज CaF2, इसको बोला जाता है फ्लोर स्पार। क्या नाम देते हैं इसको, फ्लोर स्पार बोलते हैं इसको। तो ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है, इस कैल्शियम फ्लोराइड का कॉमन नेम होता है फ्लोर स्पार, और इस फ्लोर स्पार को यूज करते हैं, इट इज द गुड सोर्स ऑफ फ्लोरीन। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका, फ्लोरीन का। तो जो फ्लोर स्पार है, इसलिए नाम पड़ा इसका कि गुड सोर्स ऑफ फ्लोरीन, दैट इज नोन एज ए फ्लोर स्पार। क्लियर। तो जो कैल्शियम फ्लोराइड है, इट इज ए गुड सोर्स ऑफ फ्लोरीन, ये बहुत अच्छा फ्लोरीन का सोर्स है। क्लियर। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम फ्लोरीन का सोर्स है, इसलिए जो टूथपेस्ट होते हैं ना, तो टूथपेस्ट में फ्लोरीन का एक पर्टिकुलर अमाउंट पड़ा होता है, और वो पर्टिकुलर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड के फॉर्म में डालते हैं। तो जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उनमें जो फ्लोराइड क्लोराइड डाला जाता है ना, वो डाला जाता है इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। क्लियर। जो फ्लोराइड वहां पे रिक्वायर्ड होता है, उस फ्लोराइड को किस फॉर्म में डालते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड में। और इसकी लिमिटेड अमाउंट होती है, अगर लेस हो गया ये कैल्शियम फ्लोराइड, तो भी आपके दांत खराब हो जाते हैं, और एक्सेस में हो गया तब भी आपके दांत खराब होंगे। तो अगर लेस हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो फ्लोरोसिस हो जाती है, दांतों में सड़न आ जाती है। मतलब जो, अब वो सड़न कैसे आ जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में आप फ्लोरिनेटेड या सॉल्टी वाटर पीते हैं, देखो यही बात तो है, ज्यादा अमाउंट में आप फ्लोरिनेटेड या सॉल्टी वाटर पीते हैं तो क्या होता है कि जो पानी जब बॉडी में जाएगा या जो माउथ में जाता है, तो वहां पे जो टीथ होते हैं, टीथ की कवरिंग होती है इनामेल क्या कर जाता है, इस फ्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है या सॉल्ट से रिएक्ट कर जाता है। तो इनामेल जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इनामेल, दांतों के ऊपर लगा होता है। जब ये टीथ के ऊपर जो लगा है इनामेल, ये घुल जाएगा तो जो आपका टीथ है वो खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तो उसे खाना वगैरह जब खाएंगे तो उससे वो चिपकेगा, और जब जो चिपकेगा तो वो खाना सड़ेगा, वहां पे बैक्टीरिया वायरस का प्रोडक्शन होगा, और वो आपको जर्म्स का प्रोडक्शन होगा, और वो कॉजेस करेंगे आपको डिसीज, दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाएगी, और नाम पड़ेगा डिसीज का फ्लोरोसिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक ऐसा ही हैलाइड है कैल्शियम फ्लोराइड जैसा, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, या फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब सुनिए, ये जो एनहाइड्रस फॉर्म होती है ना, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ CaCl2 को यूज करते हैं डेसिकेटिंग एजेंट की तरह।
किसकी तरह यूज करते हैं? डेसिकेटिंग एजेंट। अब डेसिकेटिंग एजेंट क्या होते हैं सुनो। तो ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे रिएजेंट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके किसी सब्सटेंस को ड्राई कर देते हैं, उनको हम कहते हैं डेसिकेटिंग एजेंट। जैसे कि अगर आपको याद हो, जब अपन ने गैसियस स्टेट में एक्वस टेंशन पढ़ा था, तो किसी भी गैस का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग उसको बैरोमीटर से पास कर रहे थे, बैरोमीटर ट्यूब से। तो बैरोमीटर ट्यूब से पास करने पर पानी से जब गैस बाहर निकल रही थी नहा के, तो पानी की मतलब पानी से जब गैस नहा के बाहर निकल रही थी, तो उस गैस के ऊपर बहुत सारी पानी की वेपर्स लगी थी, पानी प्रेजेंट था उस गैस के ऊपर, गैस गीली गीली थी। अब गैस अगर गीली गीली है, गैस अगर गीली गीली है, तो भाई हमें तो गैस चाहिए ओरिजिनल, पर उसके साथ वाटर वेपर्स है। तो हम क्या करते हैं, गैस को पहले ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उनको हम कहते हैं डेसिकेटिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि आपको बताया था कि आप जैसे हाई शोरूम में जाइए, तो आप जब कपड़े अच्छे लेने जाते हैं या फिर शूज वगैरह लेने जाते हैं, तो उनके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स के बैग पड़े, मतलब छोटे छोटे बैग पड़े होते हैं, उसमें एनाइड्रस CaCl2 भरा होता है या फिर सिलिका जेल, क्योंकि ये दोनों ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और गुड एक्ट करते हैं एज ए ड्राइंग एजेंट। और जो ड्राइंग एजेंट होते हैं किसी को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके या किसी को सुखाने में हेल्प करते हैं। अब जब गैसेस को सुखाने के लिए ड्राइंग एजेंट का ही यूज किया जाता है, तो कहते हैं ये जो एनहाइड्रस CaCl2 है, कौन? एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस का मतलब वाटर एब्सेंट। तो एनहाइड्रस CaCl2 जो होता है, एनहाइड्रस CaCl2, इट इज एक्ट एज ए डेसिकेंट रिएजेंट या डेसिकेटिंग, एक ही चीज है। तो कहते हैं कि एनहाइड्रस CaCl2 इट इज यूज्ड एज ए डेसिकेटिंग रिएजेंट। अब ये डेसिकेटिंग के रिएजेंट क्या है? डेसिकेटिंग रिएजेंट क्या है? तो डेसिकेटिंग रिएजेंट होता है ड्राइंग एजेंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब प्रॉपर्टी, तो इनके हैलाइड तो MX2 टाइप के हैं। अब जरा देखें जरा, अब प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो कहेंगे कि अगर मेटल चेंज होगी, इफ मेटल इज चेंज, मान लो हैलोजन्स आप ले रहे हैं, इफ मेटल इज चेंज देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाई, किससे डिसाइड करते थे याद है? एल्कली मेटल्स हैलाइड में बताया था। तो अगर मेटल चेंज है तो ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाई, बोलो किसके द्वारा डिसाइड करते थे? डिसाइड बाई किसके द्वारा? आयनिक करेक्टर। और इफ हैलोजन इज चेंज, इफ मेटल इज चेंज लिखना यहां पे, इफ मेटल इज चेंज, तो सारी प्रॉपर्टी किससे डिसाइड करते थे? आयनिक करेक्टर। और इफ हैलोजन इज चेंज देन ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाई, जितनी प्रॉपर्टी थी ऑल प्रॉपर्टी डिसाइड बाई लैटिस एनर्जी। और यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको याद हो एल्कली मेटल्स में तो बोला गया था जब हैलोजन चेंज होगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करोगे लैटिस एनर्जी से, और जब मेटल चेंज होगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करोगे आयनिक कैरेक्टर से, एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारी की सारी प्रॉपर्टी डिसाइड होंगी अगर मेटल चेंज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर से, और अगर हैलोजन चेंज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी से। लर्न करने के लिए तुमको एक फॉर्मूला ही बताया था, मिस का लक्स। क्या बोला था? मिस का लक्स। मिस से मतलब था मेटल चेंज हो गई तो आयनिक कैरेक्टर, और हैलोजन चेंज होगा तो लैटिस एनर्जी। अब बाकी सभी प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वाटर सॉल्युबिलिटी,
थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि एज इट इज एल्कली मेटल जैसी आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट वहां पर डिफरेंट होता है। वहां टोटल मेल्टिंग पॉइंट चाहे मेटल चेंज हो चाहे हैलोजन चेंज हो, वहां लैटिस एनर्जी से ही डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल में अगर मेटल चेंज होगी तो डिसाइड करेंगे किससे, आयनिक करेक्टर से, और हैलोजन चेंज होगी तो लैटिस एनर्जी से। आइए, तो केवल मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो आओ एल्कली अर्थ मेटल्स के मेटल चेंज करके एंड हैलोजन चेंज करके हैलाइड्स बना के उनके मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर निकाल दिया जाए। आओ जरा देखें, मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आ जाओ, तो पहले मेटल चेंज कर लेते हैं। मैंने क्या लिया, बेरिलियम क्लोराइड ले लिया BeCl2, इधर ले लिया MgCl2, इधर ले लिया CaCl2, इधर ले लिया SrCl2, और इधर ले लिया बेरियम Cl2 बेरियम क्लोराइड। अब डाउन द ग्रुप जाओगे, मेटेलिक करेक्टर या आयनिक करेक्टर, लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, मेटालिक स्ट्रेंथ, ये आयनिक करेक्टर है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब भी आयनिक करेक्टर है। तो आयनिक करेक्टर देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या करता है, इंक्रीज। अब आयनिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज। तो बेरिलियम क्लोराइड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, और मैग्नीशियम क्लोराइड से ज्यादा कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड से ज्यादा होगा स्ट्रोंशियम क्लोराइड का, और स्ट्रोंशियम क्लोराइड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा बेरियम क्लोराइड का। अब आगे बढ़े, अब हैलोजन चेंज कर लेते हैं। बताओ किसका लें, चलो मैग्नीशियम का ले लें। मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड। अब डाउन द ग्रुप जाओगे, अब इनका लैटिस एनर्जी से, अब आपने हैलोजन चेंज की तो प्रॉपर्टी डिसाइड करनी पड़ेगी लैटिस एनर्जी से। अब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, चार्ज तो सब पे सेम, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी चार्ज एंड साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के, तो चार्ज तो सेम है। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक सॉरी लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड का होगा, उससे कम क्लोराइड का होगा, उससे कम ब्रोमाइड का होगा, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडाइड का। किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम?
कुछ दिखाई दे रहा है? सर काफी ब्लर आ रहा है सर अभी। अभी प्रॉब्लम गया इंटरनेट का। मॉर्निंग में डेटा का बहुत प्रॉब्लम है इधर। कुछ करता हूँ, ट्राई करता हूँ सही करने के लिए इसको। अभी अच्छा है? अभी अच्छा है? नमस्ते। एक काम कर लो, सुनते जाओ, लिख लेना। आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड अपलोड करूंगा ना, तो आज लिख लेना फिर। अभी अच्छा आया होगा, थोड़ा सा पहले से बेहतर होगा। पहले से बेहतर हुआ अभी ना। अभी पहले से क्लियर हुआ क्या? नेटवर्क स्टेबल नहीं है। दोपहर में अच्छा आता है। बड़े आगे हो गया ये, नोट हो गया, लिख के हो गया। चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे देखें बच्चों। बढ़ते हैं आगे। अब बोला गया कि साहब जो बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं ये कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। तो आओ थोड़ा सा मिला जाए बेरिलियम के कुछ हैलाइड से। लाइक बेरिलियम क्लोराइड की बात करें या फिर हम बात करें बेरिलियम क्लोराइड की बात करें। सुनेंगे ध्यान से, देख। तो सबसे पहले ये जो बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2, इट इज कोवैलेंट इन नेचर एंड इन वेपर फेज
एंड इन वेपर फेज, अच्छा जो कहते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड कैसा होता है, कोवैलेंट इन नेचर इन वेपर फेज, किसमें, वेपर फेज में, एंड हैज लीनियर स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर रखता है ये, लीनियर स्ट्रक्चर। तो बेरिलियम क्लोराइड एक कोवैलेंट इन नेचर है इन वेपर फेज में, और ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, कैसा स्ट्रक्चर रखता है, लीनियर। तो दिस इज द बेरिलियम। अब बेरिलियम लीनियर स्ट्रक्चर रखेगा तो वैसे भी रखना ही चाहिए, बिकॉज BeCl2 की अगर बात करें तो इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसा होगा, लीनियर, और लीनियर शेप होगा तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट कहते हैं कि ये जो बेरिलियम क्लोराइड है, कहते हैं कि ये जो बेरिलियम क्लोराइड है तो वेपर फेज में ये एग्जिस्ट करता है कोवैलेंट इन नेचर, या कोवैलेंट मतलब वेपर फेज में ये कोवैलेंट इन नेचर होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है कैसा, लीनियर। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। कहते हैं कि जो बेरिलियम क्लोराइड है, जब इसको हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो इन द सॉलिड स्टेट ये एग्जिस्ट करता है, किसमें, इन सॉलिड स्टेट इट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। आ जाओ जरा देखें तो क्या बोला जा रहा है, सुने ध्यान से। तो बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है लीनियर स्ट्रक्चर में, और ये कोवैलेंट इन नेचर होता है। और बात करते हैं इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट इट इज एग्जिस्ट इन द पॉलीमेरिक, एग्जिस्ट इन द पॉलीमेरिक फॉर्म। और जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो आइए क्या क्या देखने को मिलेगा, आइए जरा देखते हैं। तो वेपर फेज में तो ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है और कोवैलेंट इन नेचर है, बट सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है किसमें, इन द पॉलीमेरिक फॉर्म में। आ जाओ जरा, अब पॉलीमेरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर इसको हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो इन द सॉलिड स्टेट ये जो बेरिलियम क्लोराइड होता है, ये बेरिलियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये कोवैलेंट इन नेचर है। जरा देखें फिर से वही बात, अब ये कोवैलेंट इन नेचर है तो इसकी वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, और 2 इसने क्लोरीन से बॉन्ड बना लिए तो 4 ही, अभी तक इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फिर वही होता है क्या, मैंने कल आपको जो समझाया था कि ये बेरिलियम इस क्लोरीन के साथ और ये बेरिलियम इस क्लोरीन के साथ, सिमिलरली ये बेरिलियम इस क्लोरीन के साथ, ये बेरिलियम इस क्लोरीन के साथ, ये बेरिलियम दूसरे क्लोरीन के साथ, और ये क्लोरीन दूसरी बेरिलियम के साथ क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर, और जो कि होता है पॉलीमेरिक इन नेचर। अब जरा देखें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो कहते हैं इन सॉलिड स्टेट ये कैसे एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में। क्लियर। अब ये बॉन्ड बनते कैसे हैं तो समझ लीजिए, ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन इसको डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे, और फॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, अब 2 तो इसके पास बॉन्ड थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बना लिए। अब क्लोरीन ने क्या किया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद कंप्लीट ऑक्टेट, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है टू फॉर्म द स्टेबल ऑक्टेट। तो इस क्लोरीन ने इस बेरिलियम को क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए थे। देखो इस बेरिलियम का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसने यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं।
अब 4 बॉन्ड बनाएगा, देखो 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जियोमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री कैसी हो जाएगी भाई जी, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बस बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ध्यान से रखना, बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है। तो आइए बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, तो बेरिलियम क्लोराइड है वेपर फेज में लीनियर स्ट्रक्चर रखता है और सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में, पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल होता है कितना, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आपको एक्चुअल देखना है तो सुनिए ध्यान से, किसी एक यूनिट को देख लेते हैं। तो कहते हैं कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, तो बेरिलियम क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग रहता है कितना, 98 डिग्री। और अगर यहां पूछे बेरिलियम के बीच का बॉन्ड एंगल कितना रहता है, मैं इधर ही बना सकता हूं, ऐसे नहीं, चलो इधर ही बना देते हैं। तो देखो ध्यान से, बेरिलियम एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 98 डिग्री। और बात करते हैं बेरिलियम के बीच का बॉन्ड एंगल कितना रहता है, तो लगभग ये रहता है 82 डिग्री के आसपास। क्लियर है कि नहीं। तो बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट में इट एग्जिस्ट एज ए जियोमेट्री, इसका टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन वेपर फेज में ये लीनियर जियोमेट्री रखता है। वेपर फेज में इसका स्ट्रक्चर लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन sp, सॉलिड स्टेट है पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर और एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बेरिलियम हैलाइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। चलो अभी तो वीडियो क्लियर है ना, नोट करो जल्दी से, फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। हो गया नोट। चलो ये हाईलाइट कंप्लीट हो गया। इसके बाद चेतन क्या है, बोलो जल्दी से। सर ऑक्सी सॉल्ट है। ऑक्सी सॉल्ट है। चल ऑक्सी सॉल्ट देखा जाए, हटाओ इसको। आओ ऑक्सी सॉल्ट देख लिए जाए। हटा दो फिर। चल ऑक्सी सॉल्ट देखेंगे। ऑक्सी सॉल्ट है एल्कली अर्थ मेटल के हम लोग देखेंगे, लेकिन ऑक्सी सॉल्ट को देखने से पहले
कुछ बातें पढ़ा रहे हैं और ये वैलिड है ओनली फॉर द एल्कली अर्थ मेटल। अगर हम एल्कली मेटल की बात करें तो एल्कली मेटल के केस में ओनली ये बात, अगर एल्कली मेटल्स के हम ऑक्सी सॉल्ट की बात करें, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, परक्लोरेट, क्लोरेट, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हम लोग डिसाइड करते थे बेसिक कैरेक्टर से, कि डाउन द ग्रुप गए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस तो वाटर सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बट एल्कली अर्थ मेटल में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम एल्कली अर्थ मेटल कंपैरिजन करें तो इनकी ऑक्साइड और हाइड्राइड की प्रॉपर्टी लैटिस एनर्जी से डिफाइन होती है। हाइड्रोक्साइड का प्रॉपर्टी आयनिक कैरेक्टर से डिफाइन होता है। हैलाइड्स का प्रॉपर्टी आयनिक कैरेक्टर एंड लैटिस एनर्जी दोनों से डिफाइन होता है। बट ऑक्सी एसिड के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है प्रॉपर्टी बाय द हेल्प ऑफ पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल या फिर फाई कैटायन। आइए जरा इससे मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सी सॉल्ट के अंदर, ये ओनली फॉर द एल्कली अर्थ मेटल, इसको और कहीं पे आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ एल्कली अर्थ मेटल में ही अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आइए सुने, बात करते हैं फाई कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के। तो पहले चार्ज देखेंगे, बाद में साइज। अब सुनिए, कहते हैं कि जिसका चार्ज अपॉन साइज रेशियो ज्यादा होता है एल्कली अर्थ मेटल ऑक्सी सॉल्ट में, तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। याद है तुम्हें वाटर सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा होती है? पढ़ा बताया था तुम लोगों को कि जितना ज्यादा चार्ज अपॉन साइज रेशियो ज्यादा होता था। याद है तुम्हें एक रीजन लिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में कि MgSO4, ZnSO4, CaSO4, CuSO4, FeSO4, इनका लैटिस एनर्जी वेरी हाई है, पर फिर भी उसके बाद ये वाटर कैसे है, सॉल्वेबल। तो उसका रीजन था कि भाई इनका फाई कैटायन ज्यादा होने के कारण, फाई कैटायन ज्यादा होने के कारण ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते थे नेचर से और कन्वर्ट हो जाते थे हाइड्रेटेड फॉर्म में। जब हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होते थे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता था 82 टाइम्स। फिर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 82 टाइम डिक्रीज कर जाता था, फिर इस हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल को वाटर में प्लेस करते थे तो फर्दर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता था 82 टाइम्स, और तो ये वाटर में कैसे हो जाते थे, सॉल्वेबल। तो कहते हैं कि एल्कली अर्थ मेटल के जो ऑक्सी सॉल्ट होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई कैटायन के, और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फाई कैटायन के। तो कहते हैं कि फाई कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, परक्लोरेट, क्लियर है, ETC। तो कहते हैं कि ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए, तो फाई कैटायन के एल्कली अर्थ मेटल में जो वाटर सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई कैटायन के, और इनकी जो स्टेबिलिटी होगी थर्मल स्टेबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोलराइजिंग पावर के। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? आओ एक एक करके सॉल्ट बनाते हैं। सबसे पहले अपने पास कौन है, दैट इज नाइट्रेट। सबसे पहला सॉल्ट कौन बनाएंगे, नाइट्रेट। आइए एल्कली अर्थ मेटल के नाइट्रेट को देखा जाए तो एल्कली मेटल की वैलेंसी कितनी, M+2, नाइट्रेट की वैलेंसी NO3-, वैलेंसी एक्सचेंज करो, इसको 1 इसको 2, तो किस टाइप की बने, NO3 का होल ट्वाइस टाइप के, ये बने नाइट्रेट इनके। और इनको अगर हीट कर दिया तो देखो, हीट करेंगे इनको, एक्शन ऑफ हीट कर देंगे तो इनके एक्शन ऑफ हीट से क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड।
और साथ में क्या बनेगा बोलो N2O। चल आ जाओ, तो क्या फॉर्म होगा मेटल नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड प्लस N2O। खैर बनाने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया, चाहो तो इसको हटा दो, मत लिखो फालतू, पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या लिखने की जरूरत है, एक्शन ऑफ हीट तो कर ही चुके हैं ना फालतू में। चल मेटल नाइट्रेट ले लिया। अब मेटल नाइट्रेट तो एल्कली अर्थ मेटल के मेटल नाइट्रेट किस टाइप के बने, MnO3 का होल ट्वाइस टाइप के। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेरिलियम लिया तो बेरिलियम नाइट्रेट बना BeNO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम लिया तो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। स्ट्रोंशियम लिया तो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट SrNO3 का होल ट्वाइस। और बेरियम लिया तो बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस। अब इसमें से बात करें, जो कैल्शियम का नाइट्रेट होता है इसको कॉमनली कहा जाता है क्या, नॉर्वे सॉल्ट पीटर। क्लियर। अब देखो डाउन द ग्रुप आएंगे बच्चों, तो क्या होगा, चार सब पे सेम, साइज क्या करेगा इंक्रीज, साइज इंक्रीज करेगा तो बताओ 5 कैटाइन क्या करेगा डिक्रीज। अब 5 कैटाइन डिक्रीज करेगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज। ये बन गए नाइट्रेट। किसी को कोई प्रॉब्लम नाइट्रेट में हो तो बताओ, नाइट्रेट में किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का नाइट्रेट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बाइकार्बोनेट बना ले फिर, चलो लगे हाथ तो पैरेलल में बाइकार्बोनेट ही बना लेते हैं फिर। अब बाइकार्बोनेट देख लें इनके, बताओ जरा। मेटल का फार्मूला M+2, बाइकार्बोनेट का फार्मूला HCO3-। बैलेंस इंटरचेंज करो, इसको 1 दो इसको 2 दो, तो किस टाइप बनेगी MHCO3 का होल ट्वाइस टाइप के। वैल्यू पुट करो तो बनेगा पहला बेरिलियम बाइकार्बोनेट BeHCO3 का होल ट्वाइस। बेरिलियम के बाद कौन बनेगा, मैग्नीशियम, साथ में बनाते चले जाओ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, फिर बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट और बेरियम बाइकार्बोनेट। अब डाउन द ग्रुप आएंगे, बताओ फिर से साइज क्या करेगा, चार्ज तो सेम है, साइज इंक्रीजेस, तो बताओ 5 कैटाइन डिक्रीजेस, 5 कैटाइन डिक्रीजेस, तो वाटर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा थर्मली स्टेबल है कौन, कैल्शियम हाइड्रेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा कौन, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट, और स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा बेरियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं। अब ये जितने भी बाइकार्बोनेट है, अब नीचे की तरफ जाने पर देखो जरा, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये वाटर सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, बट बात करते हैं फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, या बात करते हैं एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अब इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो बेटा डाउन द ग्रुप जाओगे तो धीमे धीमे इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसलिए एग्जिस्ट कर जाते हैं किसमें, इन सॉल्यूशन। तो दीज आर एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो बताओ। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, पक्का। चलो नोट करो फिर सामने जल्दी से, नाइट्रेट नोट कर लो, बाइकार्बोनेट नोट कर लो, फिर करा देते हैं कार्बोनेट एक साथ और सल्फेट एक साथ। बस ये 2 लेक्चर का टॉपिक और बचा हुआ है।
तो कल और परसों में लगभग ये खत्म हो जाएगा। कल हम लोग कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम कर लेंगे, कल ये चैप्टर लगभग खत्म कर देंगे। कल नहीं, परसों खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर का टॉपिक और बचा है। फिर इसके बाद बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे। फटाफट अब बढ़ते चले जाएंगे। नोट करो, अभी रूटीन बन गया, अब अच्छे से होता चला जाएगा क्लास। सुबह 7 से 8:30 ही रखे, ज्यादा सही है ना। 7 to 8:30। ठीक है ना, चलो नोट करो, फिर फटाफट बना लो इसको। हो गया? नोट हो गया? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अब कार्बोनेट एंड सल्फेट से एक साथ। देखते हैं कार्बोनेट एंड सल्फेट कैसे होते हैं, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है। सिंपल है भाई, कुछ ज्यादा होता ही नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फालतू की टेंशन लेनी नहीं पड़ती। आ जाओ, बस जितनी बातें सिखा रहा है बस वो याद रखो कि कब किससे क्या डिसाइड होगा। कार्बोनेट से मिले तो कार्बोनेट का फार्मूला मेटल की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी माइनस माइनस, वैलेंसी ट्रांसफर करो इसको 2, इसको भी 2, तो बनेगा MCO3 टाइप का। MCO3 टाइप के कार्बोनेट बनते हैं। बेरिलियम का क्या बनेगा, BeCO3, मैग्नीशियम का MgCO3, कैल्शियम का CaCO3, स्ट्रोंशियम का SrCO3 और बेरियम का BaCO3। अब ये जो मैग्नीशियम का कार्बोनेट है इसको कहा जाता है मैग्नेसाइट, और ये जो कैल्शियम का कार्बोनेट है इसके तो कई सारे नाम हैं। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मार्बल नाम दे सकते हो। मार्बल अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम इसको चौक बोल सकते हो। चौक भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको बोल सकते हो आइसलैंड स्पार। नाम देखो तुम। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये गुड सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, या गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का बढ़िया सोर्स होता है। एक सेकंड रुकना। तो देखो, इट इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बताएंगे अभी चल के। अब डाउन द ग्रुप आओ। 4 सभी पे सेम साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज करेगा तो 5 कैटायन डिक्रीज।
अब 5 कैटाइन डिक्रीज तो वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, मतलब इनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, पर यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, लेस। अगर मैंने इनको हीट किया तो ये तुरंत डिकम्पोज होके, अब कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक बात और इसके बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ये क्रिस्टलाइन क्या होता है समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द क्रिस्टलाइन और व्हाट इज द एमोर्फस। अगर ऐसे सॉलिड है जिसमें पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स है तो उनको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स नहीं है पर लुक्स लाइक से अपीयर हो रहे हैं लाइक ए सॉलिड, तो उनको हम कहेंगे स्यूडो सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और इनकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन सी होती है, तो पहली क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्साइट। तो कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्साइट। और दूसरी इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है दैट इज आर्गोनाइट, क्या बोला जाता है इसी को ही, आर्गोनाइट। तो देखिए क्रिस्टलाइन जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन होती है, कैल्साइट, और दूसरी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, आर्गोनाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए ये खत्म हो गए अपने कौन, दैट इज द, ये खत्म हो गए अपने कौन भाई जी, कार्बोनेट। अब सल्फेट से मिल लेते हैं, और सल्फेट से देखें तो सल्फेट का फॉर्मूला SO4-, मेटल का फॉर्मूला +2, वैलेंसी 2 इसको दी, किस टाइप के बने सल्फेट, MSO4 टाइप के, MSO4 टाइप के सल्फेट है एल्कली अर्थ मेटल के। आओ वैल्यू पुट करो मेटल्स की, तो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, और लास्ट दैट इज बेरियम सल्फेट। अब ये जो पहले बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको कहा जाता है डेड बर्न प्लास्टर। क्या बोलते हैं इसको, डेड बर्न प्लास्टर। क्लियर? अब डाउन द ग्रुप आएंगे, चार्ज कैसा, सेम साइज, इंक्रीज, तो 5 कैटायन डिक्रीज, तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट है इसमें, सल्फेट में, कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में, नाइट्रेट में? चलिए खत्म होगा ये, आपके सल्फेट नोट कर लीजिए, सल्फेट आपके नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। हो गया नोट सभी का? करो आराम से करो।
आज रिकवरी क्लास रहेगी 12:30 से 12:30 to 1:30। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रहा था। आज पढ़ाएंगे क्या? आज पढ़ाया जाएगा आयनिक रेडियस। चल, तो आज के लिए यहीं तक। सुबह के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब अपनी मुलाकात होती है कल। इस क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं।